नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और सीएनबीसी आवाज मोतियार ओसवाल बजट हेडक्वार्टर से आप सभी का स्वागत है। मार्केट के एक्शन पर नजरें डालेंगे, स्ट्रैटेजीज लेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे एशियन पेंट्स की, जहां पर नंबर्स पर बातचीत करने के लिए मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन फटाफट से देख लेते हैं कि किस तरीके का रुझान मार्केट में आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। शुरुआत तो ठीक हुई थी, लेकिन मार्केट सब बिल्कुल फ्लैट हो चले हैं और बिल्कुल फ्लैट कारोबार निफ्टी में देखने को मिल रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन अगर कहीं एक्शन है या फिर कहीं आउट परफॉर्मेंस है तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में है। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही इंडेक्स में 1% से लेकर 2% की बढ़त देखने को मिल रही है और यही कारण है कि आपको मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव दिखाई देगी अगर एनएससी स्टार्ट्स देखेंगे तो, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में बाइंग देखने को मिल रही है। फ्रंटलाइन इंडाइसेस भले ही पार्टिसिपेट ना कर रहे हो आज के एक्शन में। 1946 स्टॉक्स जो तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, 588 स्टॉक्स दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। इनफैक्ट अगर आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो मेटल और पीएसयू बैंक के दो ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर डिसाइसिव बाइंग देखने को मिल रही है। अदरवाइज निफ्टी एनर्जी यहाँ भी एक्शन तेजी की तरफ ही बना हुआ है। लाल निशान में निफ्टी रियल्टी, निफ्टी एफएमसीजी ट्रेड कर रहा है और निफ्टी ऑटो इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.5% ऊपर, 1.5% ऊपर निफ्टी मेटल इंडेक्स, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में भी 1.25% की मजबूती देखने को मिल रही है आज के सेशन में। फार्मा में और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में भी मामूली बैंक देखने को मिल रही है। निफ्टी 8 इंडेक्स फ्लैट कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो ये फिलहाल सेक्टोरल स्पेसिफिक मोमेंटम का बाजार में देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इंटैक्ट है, स्पेशली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। एक बार आप फटाफट से निफ्टी के कॉल पुट के और निफ्टी बैंक के कॉल पुट के आंकड़े लेकर आते हैं ताकि एक सेंस मिल सके कि जो वॉलेटिलिटी मिल रही है वो क्यों देखने को मिल रही है, ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी फिलहाल बाजार में अपना रहे हैं। तो शुरुआत निफ्टी के कॉल पुट के नंबर्स के साथ करते हैं। इनफैक्ट 23,800 की कॉल देखेंगे तो यहाँ पर 1.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है और जो एडिशन हुआ है ऊपर इंटरेस्ट में वो 1 करोड़ शेयरों का, यानी ऊपर इंटरेस्ट में बदलाव 1 करोड़ शेयरों से ज्यादा का है। वहीं 23,900 की कॉल में 1 करोड़ के आसपास का टोटल ओपन इंटरेस्ट, बदलाव हुआ है 58 लाख का। 24,000 की कॉल में 2 करोड़ का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, जो बदलाव हुआ है वो लगभग 60 लाख का है। तो यानी जो 23,800 की कॉल है वहां पर जो पोजीशंस हैं वो ऐड होती हुई दिखाई दी है, इसीलिए ऊपर इंटरेस्ट सबसे ज्यादा वहां पर कंसंट्रेशन दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप निफ्टी पुट के आंकड़े देखेंगे तो 23,700 के पुट में 1.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव हुआ है 77 लाख का। 23,600 के पुट में भी 1 करोड़ के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है, 44 लाख का बदलाव। और 23,500 के पुट में लगभग 1.5-2 करोड़ का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव 56 लाख का देखने को मिल रहा है। तो उस तरफ जो सबसे ज्यादा पोजीशंस ऐड होती हुई दिखाई दे रही हैं फिलहाल वो 23,700 के पुट में है और इसीलिए शायद एक रस्साकसी हम बाजार में देख रहे हैं 23,700 से 23,800 के बीच में निफ्टी पर, स्पेशली ये आंकड़े फिलहाल ये पिक्चर इंडिकेट कर रहे हैं। अब बैंक निफ्टी के नंबर्स लेकर आते हैं। 50,500 की कॉल में लगभग 6.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव हुआ है 2.25 लाख का। वहीं 50,700 की कॉल में 1.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव 38,000 का। वहीं 51,000 की कॉल में 10 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है, क्योंकि 47,000 के आसपास का बदलाव ओपन इंटरेस्ट पे देखने को मिल रहा है। वहीं बैंक निफ्टी के पुट देखेंगे तो 50,400 की पुट में 3.25 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव है 3.25 लाख का। वहीं 50,300 की पुट में 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 2.25 लाख का बदलाव। और वहीं 50,200 की पुट में 3.25 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, बदलाव है 2 लाख का। तो इंटरेस्टिंग है निफ्टी बैंक के आंकड़े, क्योंकि नीचे की तरफ 50,400, 50,300 यहाँ पर पोजीशंस ऐड होते हुए दिखाई दे रही है और ऊपर की तरफ 50,500। तो एक रेंज जो बन रही है वो 50,200 से 50,500 के बीच में बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए, सोनी पटनायक हमारे साथ आगे मौजूद रहेंगी, उनसे इन आंकड़ों को समझेंगे और स्ट्रैटेजीज पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले फोकस करते हैं एशियन पेंट्स की तरफ, क्योंकि कंपनी के एमडी और सीईओ अमित सिंगले हमारे साथ मौजूद हैं। अर्निंग्स पर बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो अगर ओवरऑल नंबर्स देखें हम एशियन पेंट्स के, तो नंबर्स थोड़े से सुस्त दिखाई दे रहे हैं। आय में 6% की ग्रोथ देखने को मिली है, वहीं मुनाफा जो है वो 25% घटा है। एबिटा में भी 20% के आसपास का दबाव देखने को मिला है। अगर हम ओवरऑल अर्निंग्स देखें तो म्यूटेड अर्निंग्स रही हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस ग्रोथ एंड वॉल्यूम ग्रोथ। आगे का आउटलुक क्या है? नियर टर्म में डिमांड कैसे दिखाई दे रही है? क्या कंसर्न्स हैं फिलहाल? सो ओवरऑल Q3 में अगर देखें तो ओवरऑल डिमांड कंडीशंस काफ़ी चैलेंजिंग थी। स्पेशली अगर हम अर्बन सेंटर्स देखें वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस था इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। रूरल सेंटर्स ने फिर भी डेफिनेटली रिलेटिवली बेटर डिमांड देखा हमने। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट सेगमेंट है उसमें हमने डेफिनेटली देखा कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है या जो फैक्ट्रीज जो कैपेक्स स्पेंडिंग है उस पर डेफिनेटली अच्छा रिस्पांस मिला। इंडस्ट्रियल का जो सेल्स है वो भी, जो प्रोटेक्टिव सेगमेंट है या पाउडर कोटिंग का सेगमेंट है, उसमें डेफिनेटली अच्छा रिस्पांस मिला हमें। तो ओवरऑल क्योंकि अर्बन सेंटर्स थोड़े डिप्रेस थे,
थोड़ा ओवरऑल इन्वायरमेंट चैलेंजिंग रहा। 1.6% का ओवरऑल ग्रोथ रहा, किंतु वैल्यू में 6% से भी ज़्यादा हम नेगेटिव थे ओवरऑल टू दैट एक्सटेंट। अगर हम देखें क्वार्टर फोर में भी डेफिनेटली मेरे को लगता है कि जो रूरल डिमांड है वो क्वार्टर थ्री से भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि मॉनसून्स का असर हमें देखने को मिलेगा, और बोथ क्वार्टर फोर और क्वार्टर वन में रूरल डिमांड डेफिनेटली और इम्प्रूव होना चाहिए। अर्बन सेंटर्स में भी जिस तरह से आज की तारीख में गवर्नमेंट ने कुछ कंसेशंस अनाउंस किए हैं मिडिल क्लास के लिए, कुछ स्पेरेबल मनी है, वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से कंजम्पशन ओवरऑल उससे इंक्रीज होएगी और किस सेक्टर्स में उससे बढ़ावा मिलेगा ओवरऑल टू दैट एक्सटेंट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जारी रहेगी, इंडस्ट्रियल सेल्स भी जारी रहना चाहिए, किंतु ऑटो का साइकिल शायद नीचे आएगा थोड़ा ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी सी। कुल मिला के मैं समझता हूँ कि थोड़ी डिमांड क्वार्टर थ्री से बेहतर रहनी चाहिए, बट ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो फिर भी अभी डिप्रेस्ड है, इतने कंजम्पशन लेवल्स नहीं है। तो वी आर कॉशियस अबाउट द कमिंग क्वार्टर। ओवरऑल हम ओके सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं फॉर क्वार्टर फोर। ओके, तो कंसर्न्स अभी डिमांड के बने हुए हैं, कंजम्पशन पिकअप होने में समय लगेगा, स्लाइट इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम एशियन पेंट्स के पर्सपेक्टिव से प्रिसाइसली देखें हमें जी, तो जो कॉम्पिटिटिवनेस है मार्केट में वो इंक्रीज हुई है। फिलहाल क्या सिचुएशन है कंपटीशन की, और एशियन पेंट्स की पर्सपेक्टिव से बात करें तो मार्केट शेयर मेंटेन करने में कितनी दिक्कत हो रही है? तो ओवरऑल अगर मैं देखूं कि जो पूरा डेकोरेटिव का सेक्टर है वो इंडस्ट्री उसमें काफ़ी नेगेटिव है, तो उसके अलावा जो नया कंपटीशन आया है और जो एग्जिस्टिंग कंपटीशन है, डेफिनेटली जो इंटेंसिटी और एग्रेशन है काफ़ी ज़्यादा है उसमें। किंतु हमें ये याद रखना चाहिए कि आज की तारीख में जो पूरा पेंट सेक्टर है उसमें 5 प्लेयर्स ही नहीं, 10 से 12 प्लेयर्स अब हो गए हैं। और अगर मैं समझूं कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के अलावा काफ़ी रीएडजस्टमेंट ऑफ शेयर्स एट अ लोअर लेवल हो रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली एट द इकोनॉमिक सेगमेंट वी आर सीइंग कि कुछ मार्केट शेयर्स का एडजस्टमेंट हो रहा है बिटवीन द प्लेयर्स। ओके, अच्छा, एक चीज़ और अमित जी, रॉ मटेरियल प्राइसेस की ट्रेंड कैसे हैं फिलहाल? एज पर अवर अंडरस्टैंडिंग थोड़े से प्राइसेस स्टेबल हुए हैं, बट आपसे जानना चाहेंगे। और दूसरी तरफ अगर नियर टर्म की बात करें तो प्राइसेस का ट्रेंड कैसा रह सकता है? तो ओवरऑल अगर हम देखें क्वार्टर थ्री में थोड़ा जो एनवायरनमेंट रहा वो डिफ्लेशनरी रहा। हमने 2% का डिफ्लेशन देखा ऑलमोस्ट इन क्वार्टर थ्री। हालांकि अभी हम क्रूड प्राइसेस में काफ़ी वोलेटिलिटी देख रहे हैं, रुपी में भी कुछ डिप्रिसिएशन देख रहे हैं। तो जो क्रूड कुछ जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो क्रूड डेरिवेटिव्स हैं, उन पे डेफिनेटली थोड़ा सा असर देखने को मिल रहा है, किंतु काफ़ी सारे अदर जो रॉ मटेरियल्स हैं पेंट में, जो कि एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल्स हैं, उनका डाउनवर्ड ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि क्वार्टर फोर में ओवरऑल जो रहेगा एनवायरनमेंट वो डिफ्लेशनरी ही रहने वाला है, ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। तो उस हिसाब से देखें तो अगर डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट रहेगा तो प्राइस इंक्रीज लेने का कोई मतलब नहीं है, किंतु वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग एंड सी कि किस तरह से ये पैटर्न्स इमर्ज होते हैं, उसके बेसिस पे वी विल टेक अ कॉल। अच्छा अमित जी, अगर हम दूसरे सेगमेंट्स की बात करें जिसमें होम इम्प्रूवमेंट है, वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स हैं, किस तरीके की ग्रोथ इन सेगमेंट्स में रही है और क्या आउटलुक है आगे के लिए? तो ओवरऑल एशियन पेंट्स का हमेशा ये कोशिश रहा है कि हम नए नए विक्रेता, नए नए डीलर्स नए टाउन्स में, सबर्ब्स में खोलते रहें, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कांस्टेंट इंक्रीज जो हो रहा है हमारे ओवरऑल स्ट्रैटेजी में। उसको देखते हुए चाहे वो वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कोर पेंट प्रोडक्ट्स हैं, डेफिनेटली वो एक एवेन्यू है जिससे हम ओवरऑल हमें ग्रोथ मिलता है। और डेफिनेटली जो ये नया कैटेगरीज हैं, चाहे वो वाटर प्रूफिंग की हैं, चाहे वो टेक्सचर्स की हैं, चाहे डेकोर की कैटेगरीज हैं, उसमें डेफिनेटली हमें ओवरऑल इम्प्रूवमेंट दिखता है इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बढ़ रहा है उसमें। चलिए, शुक्रिया अमित जी अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए। गुड लक आपको आगे के लिए। फटाफट से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी ओर रुख करते हैं। दरअसल वित्त मंत्रालय में चैट जीपीटी, डीपसीक जैसे एआई टूल्स और एआई एप्स के इस्तेमाल पर रोक लगी है और सभी अधिकारी जो हैं वित्त मंत्रालय में, जो सभी कर्मचारी हैं, उनको वित्त सचिव ने सख्त आदेश दिया है और आदेश के मुताबिक इससे सरकारी डेटा और दस्तावेज के लीक होने का खतरा है। तो एआई टूल्स जितने भी हैं
फिर चाहे वो चैट जीपीटी हो या डीप सीक हो, इन टूल्स को, इनके ऐप्स के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है वित्त मंत्रालय में। अब इनफैक्ट लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद रहेंगे तो उनसे समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या कहा गया है और क्या अभी सिर्फ ये वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों को आदेश है या फिर ये दायरा बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है, क्यों ये कदम उठाया गया है। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मण बताइए प्लीज, क्या डिटेल्स। देखिए, यहाँ पे वित्त सचिव जो कि वित्त मंत्रालय के सारे अधिकारियों के मुखिया होते हैं, उनकी तरफ से आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में साफ तौर से कहा गया है कि जो भी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टूल्स हैं या फिर एआई एप्स हैं, जैसे चैट जीपीटी हो, डीप सीक हो, इन सभी के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगाई जाए और इसका कोई भी इस्तेमाल ऑफिस डिवाइस पर कोई नहीं करेगा। ये बिल्कुल साफ तौर से इस आदेश में कहा गया। दो चीजें काफी महत्वपूर्ण है, एआई टूल्स, एआई एप्स, इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज कि ऑफिस डिवाइस पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी कहते हैं कि ऑफिस के कामकाज में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इसके पीछे इसकी वजह बताई गई है। वजह बताते हुए कहा गया है कि इससे जो सरकारी डेटा होते हैं, जो सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके लीक होने का खतरा होता है। इस वजह से ये सारी चीजें पाबंदी लगाई जा रही है, क्योंकि वो काफी गोपनीय होते हैं, उसकी गोपनीयता भंग हो सकती है, इसीलिए ये पाबंदी लगाई गई है। और ये दरअसल जितने भी विभाग है वित्त मंत्रालय के, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, विनिवेश विभाग, फाइनेंशियल सर्विसेज, सभी के लिए आदेश जारी किया गया है। जी अच्छा लक्ष्मण जी, एक चीज और, अभी तो ये वित्त मंत्रालय तक ही सीमित है और वहां के अधिकारियों कर्मचारियों को कहा गया है, बट जिस तरीके के कंसर्न्स आप बता रहे हैं कि डेटा लीक होने का, दस्तावेज लीक होने का खतरा है, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये दायरा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे दूसरे मंत्रालयों तक भी? बिल्कुल, चूंकि वित्त मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है तो जाहिर तौर पे सबसे पहला आप देखेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और खास तौर से रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, 3 कार्यालय ऐसे हैं जो कि साउथ ब्लॉक में होते हैं। उन सब में भी इस पर एहतियातन काफी हद तक इस्तेमाल पर अनौपचारिक रोक थी, लेकिन अब ये आधिकारिक तौर पर ये रोक लग सकती है इन तीनों मंत्रालय में। गृह मंत्रालय भी काफी संवेदनशील है, वहां भी ये रोक का दायरा बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसका दूसरा एक जो बड़ा पहलू है दीपाली, वो बताऊं कि दरअसल चैट जीपीटी, एआई जैसे टूल्स को सरकार किस नजरिए से देखती है, उसका भी एक द्योतक है, उसको इंडिकेट कर रहा है ये चीजें कि आगे चलकर सरकार इसको किस तरह से रेगुलेट करेगी, क्या करेगी, इसका भी एक मायने निकाला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण जी आपका ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो वित्त मंत्रालय में फिलहाल ये आदेश जारी किया गया है, लेकिन जैसे लक्ष्मण बता भी रहे थे कि दायरा इसका बढ़ सकता है और एक सरकार इंडिकेशन भी आप मान सकते हैं कि क्या रुख इन फ्यूचर इन एआई एप्स और टूल्स की तरफ सरकार का हो सकता है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। सोनी पटनायक हमारे साथ बनी हुई है, लौटेंगे तो उनकी ट्रेड्स लेंगे इंडेक्स पर, स्टॉक स्पेसिफिक। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, सोनी पटनायक हमारे साथ मौजूद हैं। हमने निफ्टी कॉल पुट के नंबर्स तो देखे, साथ ही निफ्टी बैंक के भी। अब लेते हैं स्ट्रैटेजीज। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर ही बताइए सोनी, आपका क्या राय है, क्योंकि अगर नंबर्स देखें तो निफ्टी तो स्पेशली एक टाइट रेंज में ट्रेडिंग का ही इंडिकेशन दे रहा है और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 200-300 अंकों की रेंज बन रही है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है डेटा के हिसाब से और क्या व्यू है? जी गुड आफ्टरनून दीपाली जी, सारे दर्शकों को। देखिए निफ्टी में एक जो टारगेट था कि 23,800 की तरफ टेस्ट हो सकता है, वो आज करीबन उसी लेवल को टेस्ट किया है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आज और कल की तरफ यहाँ पे नजर आ सकती है। फ्राइडे को एक बड़ी इवेंट है आरबीआई पॉलिसी, तो उसके पहले मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग टू साइडवेज ट्रेंड रह सकता है। पोजिशनली अगर हम देखेंगे तो मुझे अभी भी लगता है कि जब एक अच्छी सी डिक्लाइन डिप नजर आती है तो वहां पे बाय करना चाहिए। निफ्टी पे मुझे लगता है कि अभी 23,600 और 23,500 की तरफ जो सपोर्ट बना हुआ है, उसी डिक्लाइंस पे अगर दोबारा नजर आता है तो वहां पे रीइनिशिएट करना चाहिए लॉन्ग पोजीशन। करंट लेवल से लॉन्ग्स जाने की सलाह नहीं रहेगी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिए अगर कोई ऑलरेडी लॉन्ग पे होल्ड कर रहा है। टुवर्ड्स 23,600 और 23,500 इसी रेंज में रीइनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग स्ट्रैटेजी। और मुझे अभी भी फेब्रुअरी सीरीज में टुवर्ड्स 24,000 प्लस लेवल्स नजर आ रहे हैं, बट बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज 50,200 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है। अगर यहाँ पे सस्टेन होता है तो बैंक निफ्टी टुवर्ड्स 51,500 के लेवल्स के लिए तैयारी में है। तो बैंक निफ्टी भी करंट लेवल से लेके हल्की से डिक्लाइंस 50,200 इस रेंज पे अक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल स्टॉप लॉस 49,500 की तरफ रखिए और यहाँ पे पोजिशनल टारगेट आपका 51,500 टू 52,000 रहेगा। सो निफ्टी बाय ऑन डिक्लाइंस है, बैंक निफ्टी करंट लेवल और डिक्लाइंस में अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी सोनी आपकी तरफ से?
देखिए यहाँ पे पहला बाय रहेगा मुथूट फाइनेंस पे, जहाँ पे आज एक 2.5% का लॉन्ग बिल्ट पोजीशन नजर आ रहा है। सो मुथूट फाइनेंस एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है 2300 के ऊपर। सो करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं फ्यूचर्स की तरफ, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2280, टारगेट है 2335 2340 के लिए, यहाँ पे टारगेट्स के लिए आप बाय कर सकते हैं। दूसरा बाय यहाँ पे रहेगा बिरला सॉफ्ट में। आज बिरला सॉफ्ट एक अपने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। अब बिरला सॉफ्ट करंट प्राइस 538 और हल्की से डिक्लाइंस 535, ये रेंज तक आप बाय कर सकते हैं फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 527 का, और टारगेट यहाँ पे आपका रहेगा 550। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 560 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। सो ये पहले दो बाई पिक्स। तीसरा रिकमेंडेशन यहाँ पे एक सेल का रिकमेंडेशन रहेगा, और सेल यहाँ पे है ओबरॉय रियल्टी में। ओबरॉय रियल्टी अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आज रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वो लेवल है आपका 1845। सो मुझे लगता है ओबरॉय रियल्टी जिस तरीके से पुट में ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है, शायद और सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बन सकता है। करंट लेवल 1815 फ्यूचर्स पे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल टारगेट रखिए 1740 और 1760, ये रेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं। सो 1760 पहला टारगेट रहेगा, 1740 दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे यहाँ पे 1835 का। ओके, चलिए, तो ये रहे ट्रेड्स आपके लिए सोनी की तरफ से, और ओबरॉय रियल्टी उनमें से एक ट्रेड है। फिलहाल अगर देखें स्टॉक को तो लाल निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन जो पोजीशंस आपको बनानी है वो बिकवाली की तरफ बनानी है। 1760 के लक्ष्य के लिए वो ब्रीच होता है तो 1740 तक भी जा सकता है। 1835 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं। ओबरॉय रियल्टी के अलावा एक ट्रेड आपको बिरला सॉफ्ट फ्यूचर्स में भी दिया गया है, बाय करने की सलाह। फ्यूचर्स 1.5% ऊपर है ऑलरेडी, 550 के लाइकली टारगेट के लिए खरीद के चलें, और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर्स में बाय करने की सलाह, जो कि 2335 का है, खरीद के चलें। इस टारगेट के लिए 2280 का स्टॉप लॉस रखें। फिलहाल 2% के आसपास की तेजी के साथ ही कर रहा है ट्रेड। लेकिन चलिए अब बात करते हैं MTNL और BSNL की, क्योंकि MTNL और BSNL की 16,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने का रास्ता साफ हो गया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रॉपर्टी बेचने पर अलग अलग चार्जेस और फीस को माफ करने का फैसला लिया है। और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ हैं। असीम, बताइए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है, क्या डिटेल्स हैं? MTNL और BSNL की प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए, लेकिन इसमें एक बड़ी अड़चन DDA की तरफ से आ रही थी। DDA ने ये प्रॉपर्टी दोनों कंपनियों को 99 साल की लीज के ऊपर दी हुई थी, तो DDA इसको वेव ऑफ करने के लिए कंपोजिट फीस, अनअर्न्ड एक्सपेंसेस और उसके साथ साथ ग्राउंड रेंट देने की मांग कर रहा था। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक पिछले महीने हुई थी, और उस बैठक के अंदर इसको सारे मुद्दों को सुलझा लिया गया है, और जो फीस है उसको माफ करने के लिए हरी झंडी दे दी है। अब जल्दी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, और उसके बाद इस प्रॉपर्टी को दोबारा से सेल के अंदर रखा जाएगा, जो कि काफी आसानी से बिक जाएगा। करीबन 16,000 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी है, और सरकार का इरादा है कि ये प्रॉपर्टी बेच करके MTNL और BSNL का कर्ज जो है वो उतारा जाए। सरकार लंबे समय से BSNL और MTNL की प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन DDA की तरफ से आ रही थी। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अब जल्दी इसको लेकर के नई गाइडलाइंस जारी करेगी, और उसके बाद इन दोनों की जो दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी है उसको बेचने का रास्ता साफ हो जाएगा। MTNL के पास करीब 30,000 करोड़ रुपए का एसेट है, और सरकार चाहती है कि इस एसेट को बेच करके पैसा हमारी झोली में मत दो, MTNL की झोली में दो, जो उनका जो डेट है उसको उतारा जा सके। मुझे लगता है आज खुलते ही 48 के ऊपर खुलेगा, और इसका आज का टारगेट कम से कम 50-53 होगा। मुझे लगता है कि आज यहाँ पे ट्रैक्शन हेवी रहेगा। मुझे लगता है आज ये सर्किट का कैंडिडेट है, 58-50 के आसपास में कुछ सर्किट लगता है। और जिस तरह से सुबह का इसने जो डाइजेशन किया है तो 53 के ऊपर, तो अभी भी लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। तो किसी ने लिया है तो मुझे लगता है ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा अनुजी, वो रहेगा करीबन 61 का, जो इसका अर्लियर हाई है, लेकिन वो सरपास होता है तो मुझे लगता है 64-65 तक का मोमेंटम यहाँ पे बना रहेगा।
तो एमटीएनएल का स्टॉक देखिए, बाजार खुलने से पहले सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर और उसके बाद का इम्पैक्ट। स्टॉक अभी भी 17.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। 20% तक का भी सर्किट इंट्राडे में लगते हुए दिखाई दिया, लेकिन ऊपरी स्तरों पर ही अपने आप को होल्ड करते हुए एमटीएनएल एक्सक्लूसिव खबर का इम्पैक्ट स्टॉक पर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ते ऑप्शन की। जल्द वापस आते हैं। अब यहाँ से रुक करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन का। सोनी बताइए। अजय दीपाली जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में पॉलिसी बाजार 1800 कॉल ऑप्शन में बाय करने की सलाह रहेगी। 52 53 के करीब यहाँ पे चल रहा है, इस प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 38 का, पहला टारगेट है 70, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 78 और 85 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। करीबन आज 3% के फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। पॉलिसी बाजार 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस भी कर रहा है और हायर स्ट्राइक्स में कॉल की ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होते हुए नजर आ रही है। राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं पोजीशन में। सो मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से टुवर्ड्स 1850 को टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आप 1800 की कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पॉलिसी बाजार पीबी फिनटेक के 1800 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह है। फरवरी सीरीज के 50-51 रुपए पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 70, 78, 85 ये 3 टारगेट्स। नीचे की तरफ 38 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। 50.90 पर फिलहाल ये कॉल ऑप्शन कारोबार करते हुए। चलिए, शुक्रिया सोनी आने के लिए शो में और अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए सास बहुआ सेंसेक्स। नमस्कार।